बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र शुरुआत दिलदोज हादसे से जो नौशहरा के इलाके में पेश आया है। लाम नौशहरा से जाती हुई बस हादसे का शिकार होती है, गहरी खाई में जा गिरती है। किला दरहाल की तरफ जाती हुई ये किला दरहाल के पास हादसे का शिकार होती है और फौरन हादसे के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और इलाके इस हादसे में 56 लोग जख्मी होते हैं, एक की उनमें से मौत वाक़ा होती है। ये वाक़ा जो है दिलदोज है और इसी वाक़े के पस मंज़र में क्या कुछ सूरत है, जमशेद मलिक हमारे साथ मौजूद रहेंगे राजौरी से। जमशेद, थोड़ा सा हमें तफसील बताइएगा कि ये वाक़ा जो है ये किस तरह का रास्ता है, हादसा कैसे पेश है। जी सनम, बिल्कुल नौशहरा से आज सुबह ये गाड़ी लाम से नौशहरा की तरफ जा रही थी और किला दरहाल के नजदीक हादसे का शिकार हुई। हादसे के कारण कई हो सकते हैं क्योंकि 24 से 25 सीटर वाली कैंटर गाड़ी पे 60 के करीब मुसाफिर सवार थे, जिसमें एक की मौत होती है और 56 लोग जख्मी होते। बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक का इलाका है जहां पेश आया और सिंगल रोड्स हैं इन इलाकों में। और एक बड़ी वजह यह भी है कि राजौरी से पिछले अगर बात करें पिछले कई वर्ष पहले जिस तरह राजौरी में हर रोज सिटी सर्विस के नाम से गाड़ियां चलाई जाती थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या दिगर इलाके हो, यहां दिन भर ये गाड़ियां चलती रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके सड़कों से गाड़ियां होना शुरू हो गई और गाड़ियां ना होने के कारण एक गाड़ी में इतनी तादाद में लोग सवार हुए क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, लोग काम काज के लिए बाहर निकलते हैं, मजदूर हो या मुलाजिम हो या स्टूडेंट हो, वो सुबह सुबह निकले और ऐसे में इस गाड़ी एक तेज रफ्तारी और दूसरा ओवरलोडिंग के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी जान जरूर गंवाई, मगर इसमें लोग जख्मी हैं, जिनमें से 4 सिर्फ 3 एक साल के बच्चे भी शामिल है। हालांकि उनमें से 9 लोगों को मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया, जहां एक की हालत आज भी तशवीशनाक हुई है। थोड़ी देर पहले हमने डॉक्टर से बात की थी, उनका यह कहना था कि इनका ऑपरेट यही किया जाएगा क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि यहां से इनको जम्मू रेफर किया जाए। ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है इस वक्त कि एक 24 से 25 सीटर वाली गाड़ी में किस तरह। मैं सवाल आपसे जानना चाहता था, 24-25 की गाड़ी होती है जिसमें जो ये गाड़ी होती है जिसमें पैसेंजर की कैपेसिटी होती है, इसमें 50-56 लोग जख्मी होना, ये खुद कहीं लाइन ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे जो ये चीजें देखती, या वहां पे भी वही अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह? सर बिल्कुल, इस हवाले से अगर हम पहले ट्रैफिक के समय की बात, क्योंकि ट्रैफिक मामले ये कहा जाता है कि हमारे पास एहलकारों की बहुत ज्यादा है और राजौरी डिस्ट्रिक्ट बड़ा, हर जगह ट्रैफिक एहलकार नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी वजह हम ये भी कह सकते हैं जिस तरह सड़कों से मुसाफिर बरदार गाड़ियों का दिन ब दिन खत्म होना शुरू हुआ है, क्योंकि जिस तरह मैं पहले भी बताया कि राजौरी के लिए पहले ऐसा होता था कि हर छोटे रूट के लिए मुसाफिर बरदार गाड़ियां सिटी सर्विस के नाम से चलाई जाती थी, वो सड़कों से अब पूरी तरह गायब हो चुकी हैं, जिस कारण सड़कों पर मुसाफिर बरदार गाड़ियों की किल्लत भी एक बड़ा मामला बनती जा रही है, जिस कारण इस तरह के लोग फायदा उठाते हैं और जब तक इनकी गाड़ियों के छत भी पूरी तरह नहीं भर जाते हैं ये गाड़ी स्टार्ट तक नहीं करते। और आप इसी बात से अंदाजा लगाएं कि कितनी गफलत हम सकते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक की कि एक 24 से 25 सीटर गाड़ी पर 63 लोग सवार होते हैं, जिसमें से 56 लोग जख्मी हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ट्रेन में लोग बैठे हुए थे कि एक गाड़ी अंदर नहीं, एक कैंटर गाड़ी है जिसके अंदर 63 लोग सवार थे। हालांकि गाड़ी 20 से 25 फुट खाई में गिरी और पेड़ शेड होने के कारण गाड़ी रुक गई है। अगर ये हादसा थोड़ी देर पीछे कहीं होता है किसी ऊंचाई पे तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जी जमशेद, इंतजामिया इस वक्त क्या कर रही है, क्या बता रही है इंतजामिया, कैसे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? जी सर बिल्कुल, इस वक्त अगर ये कहें कि सबकी तरफ से पल्ला झाड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इंक्वायरी के आर्डर निकाल दिए जाते हैं। हर बड़े हादसे के बाद इस तरह का मंजर हम देखते हैं कि एक इंक्वायरी का आर्डर निकाला जाता है और इंक्वायरी कब होती है उसके बाद क्या होता है ये कभी सामने आज तक नहीं आया। इसी तरह इस मामले में भी FIR लगा दी गई और इंक्वायरी का सिलसिला शुरू कर दिया गया और कब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई, क्या उन लोगों की कार्रवाई होगी, ये कभी सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो इंक्वायरियां होती रही उनकी भी कोई रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर देखने को नहीं मिली। और खास करके इन लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाकों की बात करें, यहां अगर किसी और को हम जिम्मेदार ठहराएंगे तो वो महकमा ट्रांसपोर्ट भी है, जिसकी ये बड़ी गफलत है कि इन इलाकों के लोग पिछले कई अरसा से ये मांग करते आ रहे हैं कि इन इलाकों में गाड़ियां दी जाएं ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो सके, मगर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आज भी इन रोड पर 1 से 2 गाड़ियां चलती हैं, जैसे ये कैंटर गाड़ी है, ये लोग अपनी मनमर्जी से चलते हैं और मनमर्जी के किराए के साथ साथ जाके इन गाड़ियों के छत भी नहीं भर जाते तब तक ये ड्राइवर
गाड़ियां भी स्टार्ट नहीं करते हैं। लोगों के लिए मजबूरी ये बन जाती है कि उनको दफ्तर पहुंचना है, काम के लिए पहुंचना है, गाड़ी एक होने के कारण वो इसी गाड़ी पे सवार होते हैं और जिस कारण इस तरह के बड़े हादसे पेश आते हैं। जी सनम। बहुत शुक्रिया जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक, मेरे साथी राजौरी से। जरा आइडिया लगाइएगा, ये 24 से 25 सीटर गाड़ी है और इसमें से 56 लोग जख्मी होते हैं, तो अंदाजा कीजिए गाड़ी में कितने लोग होंगे। और अगर ये दुनिया किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में इस तरह का हादसा पेश आया होता, उनका वजीर उसने खुद ही एहसास शर्मंदगी का इजहार करते हुए इस्तीफा दिया होता, वहां अगर कोई चीफ मिनिस्टर होता, उनके लिए कार्रवाई शुरू हो गई होती, वहां का डीसी जो है वो सलाहों के पीछे होता, वहां का ट्रैफिक कमिश्नर जो है वो टर्मिनेट हुआ होता। लेकिन ये जम्मू कश्मीर है, ये साउथ एशिया है, और साउथ एशिया में ऐसे हादसे होते रहते हैं। वो बताते हैं इंक्वायरी की जाएगी, और इंक्वायरी आ भी जाए, हो भी जाए, लेकिन वो इंक्वायरी का फिर बाद में इंप्लीमेंट कभी किया नहीं जाता है। राजौरी के दूर दराज के इलाके में इस हादसे के दौरान पोल बहुत से महकमों को खुली है। पहली पोल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, उसके बाद वहां की पुलिस की, चाहे वो रूरल थाना पुलिस है, दूसरी पुलिस, क्यों गांव देहात में थाना पुलिस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो वहां पे ख्याल रखती है। जब दुकानदार महंगा बेचे, जब दुकानदार कोई चीज करे तो उसका ख्याल रखे, तो इसका पुलिस क्यों ख्याल नहीं रख सकती है? ये एक पुलिस की वहां जिम्मेदारी, और उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी कि गाड़ियां क्यों अवेलेबल नहीं की जा रही हैं, क्यों लोगों को मजबूर होना पड़ता है कि वो छतों पर चढ़े, बेड़ की तरह ठोसे जा सके इन गाड़ियों के दौरान। और फिर आज ये हादसा हुआ। ये जिस तरह जमशेद बता रहे थे कि थोड़ा पीछे अगर हादसा अल्लाह बचाए हुआ होता ये हादसा, तो फिर किसी का बचना मुश्किल था। तो इस अलमिये में इसको अलमिया नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे गफलत सरकार की, गफलत प्रशासन की, गफलत एडमिनिस्ट्रेशन की। और इस वक्त तक यहाँ राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में हादसा हुआ है, उसकी वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको फिलहाल टास्क पे सरकार ने लिया होना चाहिए था। लेकिन ये जम्मू कश्मीर है, वो बड़े हाथ वाले हो सकते हैं, कोई उनका कौन बाल बाका कर सकता है। अब जरा दूसरे पहलू पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब पंकज मित्तल ने आज 2 नए तैनात होने वाले जज, जस्टिस राहुल भारती और जस्टिस मुकेश खजूरिया को जम्मू कश्मीर और हाई कोर्ट लद्दाख के एडिशनल जजों के तौर पे हलफ भी दिलाया। और जम्मू के जस्टिस के कोर्ट रूम में, चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में हलफ बर्दारी की तकरीब पर वहां ताबशी जिबिस्तान, जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस संधू शर्मा, जस्टिस विनोद चटर्जी कोल, जस्टिस पुनीत गुप्ता, जस्टिस जावेद इकबालवानी, जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी ने शिरकत की, जबकि जस्टिस अलीमान मागरे, जस्टिस धीरेज सिंह और जस्टिस रजनीश असवाल, जस्टिस संजय दर और जस्टिस मोहन लाल ने श्रीनगर से वर्चुअल मोड के जरिए इस हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। और यहाँ आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की सरकार सदर हिंद की जानिब से जारी करदा तकर्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के जरिए जारी करदा इख्तियार का खत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 2 नए ओहदों का हलफ दिलाने का इख्तियार देता है। और आज श्रीनगर से आज जम्मू में ये तकरीब हुई। 2 जजों की तरक्की के साथ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जजों की तादाद चीफ जस्टिस समेत 15 जजों तक पहुंच गई है। चलिए अब जरा सियासत, और सियासत में श्रीनगर, और श्रीनगर के साथ साथ बताएं आपको पीडीपी कन्वेंशन कर रही है, जिला सतह की कन्वेंशन कर रही है। कुपवारा, अनंतनाग, बांडीपोरा, बारामूला, हर जगह पे कन्वेंशन करते हुए ये अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती है। और श्रीनगर में भी आज पार्टी का कन्वेंशन था। साफ जाहिर है आज के कन्वेंशन के दौरान यहाँ पार्टी के सीनियर लीडरान में आसिया नकाश थी, वीरी थे, डॉक्टर गुलाम नबी लोन हांजूरा थे, यहाँ पे अब्दुल मजीद कोशीन थे, अब्दुल हमीद कोशीन थे, यहाँ पे आरिफ लाइगुरु थे, मोहम्मद यूसुफ भट्ट थे, अब्दुल कयूम थे, मोहम्मद रियाज भट्ट थे। और आज के इस कन्वेंशन के दौरान 370 पर भी बहस की गई, 35 के हवाले भी दिए गए। और यहाँ ये भी बताया गया कि कश्मीर ने 1947 में जब इल्हाक किया था तो इल्हाक के दौरान कुछ मामलात को ज़ेर गौर रखते हुए इल्हाक भी किया था, लेकिन उसके बाद
इलाहाक से लेके जम्मू कश्मीर के हालात और उन हालात में जम्मू कश्मीर को खसूसी इख्तियारात और उन सभी इख्तियारात की धज्जियां दिल्ली ने उठाई, बीजेपी पर भी सवाल उठाए, रोजगार का मामला भी उठाया, मिलिटेंसी के हालात भी बयान किए और सरकार के दावों का उन बकौल उनके पोल भी खोली। और इस सारे मामलात के बीच में आज की इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा जो देखने को मिला वो पुलिस का हालिया हुक्मनामा था, जिसमें हुक्मनामे में बताया गया था कि जहां कहीं से भी कोई मिलिटेंसी वगैरह रिलेटेड एक्टिविटी देखी गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह जब्त की गई। तो इस मुद्दे भी आज खंगाला जा रहा था आज की मीटिंग में और बड़े सवाल उठाए जा रहे थे। और उन्हीं सवालात के पस मंजर में वीरी ने तो बात भी की और वीरी ने यह भी बताया कि चाडूरा जो कल बडगाम में वाक़ा पेश आया है उस वाक़े की अफसोसनाक करार दी, उसकी मजम्मत भी की, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे कई मामला भी उठाए। हम गुलाम नबी लोन हाजूरा को ही सुनते हैं जो उन्होंने इस सारी मीटिंग या इस कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया, क्योंकि इजलास आज श्रीनगर का था, ज़िला श्रीनगर का, और ज़िला श्रीनगर के जो कारकुन हैं पीडीपी दफ्तर में जमा हुए थे। मैं आपको बताऊंगा 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35 से हटाया गया तब बीजेपी वालों ने यही बात कही थी कि यहाँ अमन अमान कायम होगा, यहाँ डेवलपमेंट होगा, यहाँ ये जो अफरा तफरी है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कल ही चटबुक बड़गाम में एक एसपी और उसके भाई को मारा गया और ये क्लेम करते हैं बीजेपी वाले कि यहाँ पर हालात ठीक है, यहाँ पे सरपंचों को मारा जा रहा है, यहाँ पे पुलिस वालों को मारा जा रहा है, यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ हालात बद से बदतर हो गए हैं, यहाँ पे किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई महफूज नहीं है और मुझे लगता है कि बीजेपी वाले इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हाल में एक पुलिस स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया कि जिस घर में भी मिलिटेंट पाएगा उस प्रॉब्लम को देखिए बहुत गलत बात है, क्योंकि मिलिटेंट ये नहीं देखता है कि ये किसका मकान है। मिलिटेंट के पास बंदूक होता है, वो किसी के भी मकान में दाखिल हो सकता है, किसी के भी मकान में जा सकता है और अगर उस मकान मालिक को ये सजा दी जाए कि उसके मकान मिलिटेंट नहीं देखता, उसके हाथ में ताकत होती है, पावर होता है, बंदूक होता है, वो कहाँ किसी की सुनेगा मानेगा। ये बताया था, आपको बताएं, ये फारूक अब्दुल्ला ने भी कल बताया था, महबूबा मुफ्ती ने भी आज सुबह सुबह यही बताया था और पीडीपी दफ्तर पर भी आज यही बहस की जा रही थी कि क्या कर रही है पुलिस, कैसे फतवे जारी कर रही है और इन फतवों से यहाँ के हालात खराब होंगे। ये पीडीपी के कारकुनान बता रहे थे। लेकिन आपको बताएं, आपकी बात करें जी, हम आपकी नहीं आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में सियासत शुरू की और उसके बाद पंजाब पे ऐसा हाथ मारा कि कई बड़े बड़े लीडरान को चारूशाह ने चित किया। अब उसका असर और कहां होगा, सियासी पंडित अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हालात देखने को मिलते हैं उसके बाद यही माना जा रहा है कि बहुत ही अरमान लेके तेरे कूचे में आए हैं। यह हमें आज डोडा के इलाके में देखने को मिला। तस्वीर हम डोडा की आपको दिखाते हैं, डोडा के इलाके में, डोडा बदरवा के इलाके की तस्वीर। और ये जलसा आम आदमी पार्टी का, यानी अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी का जलसा, और इस जलसे में एक रोड शो जो शायद यहां की सियासी जमातें इतना बड़ा जलसा नहीं कर पाई हैं, इस तरह का जलसा नहीं कर पा सकी हैं। अभी वो कहे हैं कि इब्तिदाई तिफल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदाई दिनों में ये सूरत-ए-हाल है और जब आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या कुछ सूरत-ए-हाल बदल सकती है। लेकिन इन सभी जलसों या इस नई पार्टी के या आम आदमी पार्टी के वजूद में आने से या जम्मू कश्मीर में सामने आने से फ़ायदा किसको होगा, ये भी सियासी तजिया निगार अपनी अपनी तरह से बखेरा डाल रहे हैं। लेकिन डोडा में आज हुए आम आदमी पार्टी के इस रेले ने कई सियासी जमातों के कान जरूर खड़ा किए होंगे, क्योंकि पंजाब दिल्ली से शुरुआत की तब कोई अंदाजा ही नहीं लगा, तब था वो एक मुल्क की सारी सिचुएशन थी, तब लग रहा था कि कुछ होगा, लेकिन पंजाब में भी उतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने का अंदाजा नहीं था। और फिर वो ब्रेक थ्रू ऐसे हुआ कि पहले निचले इंतखाबात और उसके बाद बड़े इंतखाबात में बड़ी जीत, और अब जम्मू कश्मीर के डोडा के इलाके से ये शुरुआत। और इन्हीं शुरुआत के पस मंजर में आम आदमी पार्टी के लीडरान जो अवाम में अभी उतने उनके अवाम में पहचान नहीं है, लेकिन बता रहे थे, मीडिया को समझा रहे थे, संदेशा भी दे रहे थे। ये क्या बता रहे थे हम आपको सीधा सुनाते हैं। की खुशी है कि लोग जो है सच्चाई की ओर और ईमानदारी की ओर अब निकल रहे हैं। पहले डराया जाता था, धमकाया जाता, कुछ छीले चपेटे हैं जो
हम खाकर पलते हैं और गरीब को डराने का काम करते हैं। खाते गरीब का ही है लेकिन डराते भी उसी को है। अब गरीब के दिल से उसका डर, उसका खौफ खत्म हो गया। पार्टियों का कोई डर नहीं है। इस बार चेंज आएगा, रेवोल्यूशन आएगा। ये जरूरी नहीं कौन है, जो भी आएगा वो ईमानदार होगा और उसकी ईमानदारी का सबूत उसके घर से पता करना है। देखो, कांग्रेस पार्टी में जब हम गए थे तो हम कोई उम्मीदें लगा कर गए थे उसमें, मगर उनने काफी वो किए जो पूरे नहीं हुए और सिर्फ वादे करते रहे और हम बार बार उनको वोट देते रहे। मैंने 2008 में ज्वाइन की थी, 8 से लगातार आज तक मैं कांग्रेस पार्टी में। जब हमने ग्राउंड पर कुछ देखा नहीं है तो इस पार्टी से रिवोल्यूशन आएगी, चेंज आएगी, उम्मीद है ये रिवोल्यूशन, ये चेंज लाने की बातें माजी में हमें बहुत हुई हैं और रब करे कि आने वाले वक्त में लोगों की उम्मीदें बारह हो जाएं। लेकिन आपको नाज़रीन ज़रा एक और पहलू पे लिए चलते हैं और दूसरा पहलू हम बडगाम का लिए चलते हैं, जहां बडगाम के नौजवानों को मुल्क की सैर भी पुलिस ने करवाई और मुल्क की सैर करवाते हुए उन्हें मुल्क की तहजीब से रोशनास किया, मुल्क के कल्चर से रोशनास किया। और बडगाम पुलिस ने लगभग 50 के करीब नौजवानों को 6 दिनों के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के टूर पर भेजा हुआ था। और यहाँ टूर पर भेजे जाने के दौरान SSP ताहिर सलीम ने आज जब उनका शुक्रिया अदा किया, वापसी पे उनका इस्तकबाल किया, तो उनसे उम्मीद का इजहार भी किया। और उम्मीद का इजहार करते हुए ताहिर सलीम ने यह भी बताया कि उन्हें उम्मीद है कि मुल्क के डिफरेंट कल्चर को देखने के बाद ये जम्मू कश्मीर आके एक नई जिंदगी, नई सुबह की शुरुआत भी करेंगे। क्या बताना था यहाँ उन नौजवानों का जो वहां से वापस आई और उसके बाद SSP बडगाम की क्या उम्मीदें थी इनसे, दोनों सुनते हैं। ये भारत दर्शन का प्रोग्राम जो है J&K पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कराया गया था। इसमें पहला बैच जो है ये वापस आ गए। 6 दिन का टूर इनका रहा कंट्री के अलग अलग जगहों पे। जैसे इनको यहाँ से दिल्ली जाना था, दिल्ली से फिर चेन्नई, चेन्नई से फिर महाबलीपुरम, फिर वापस। ये इन दिनों सभी एयर ट्रैवल कर गए एंड होटल्स में ठहरे। एंड इनकी जो अगर कहीं बस ट्रैवल था तो वो AC कोच में था और होटल्स भी AC होटल्स थे। खाना पीना इनका इसी टूर प्रोग्राम। मुझे तो प्राउड फील हो रहा है कि इस बात का कि ये जो टूर था हमारा 6-7 दिन के लिए वो बाय एयर था। हाँ जी, बाय एयर था। कहाँ कहाँ घूमे आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो श्रीनगर एयरपोर्ट गए तो चुनाच टूर बाय एयर था। तो ये हवाई जहाज के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गए थे, देखने गए थे हवाई जहाज़ों में क्या कुछ होता है। ये इन्होंने नहीं देखा होगा। जो कुछ हम सुने हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर ककरू, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बारामुल्ला, तमाम सारिफीन बिजली से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना बकाया जात बिजली फ़ीस 31 मार्च से पहले अदा करें। बसूरत दीगर बकायादारान का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जो बिजली सारिफीन अपना बिजली फ़ीस एक वक्त अदा नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पास आके इंस्टॉलमेंट्स में भी अपना बिजली फ़ीस अदा कर सकते हैं। जो भी बिजली सारिफीन बिजली चोरी करते हैं उनसे मुतबना गुजारिश की जाती है कि वो बाज आएँ ताकि हम माह रमज़ान में बिजली बगैर किसी खलल के फराहम कर सकते। चलिए, बडगाम के बच्चों ने हवाई सफर किया, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गए। उन्हें क्या ज्यादा परेशानी हुई होगी क्योंकि उनके साथ में पुलिस का महकमा भी था। लेकिन हमारे हवाई सर्विसेज में जो आम आदमी सफर करता क्या हाल होता है, हम अपने नाज़रीन को बताएं, सर तक भी बात पहुंचाएं। कभी गो एयर कहा जाता था, अब उसे गो फर्स्ट कहा जाता है। और गो फर्स्ट के हवाले से लगातार कश्मीरी यही शिकायत कही कि जिस दिन का उन्हें टिकट होता है, उन्हें टिकट कन्फर्म का होता है, उस दिन एक दिन पहले उन्हें फोन आ जाता है कि आपको रिशेड्यूल करानी पड़ेगी, हमारी फ्लाइट में प्रॉब्लम है, हमारी कुछ और प्रॉब्लम है। और ऐसे ही 1-2 नौजवान जो सऊदीया में, दुबई में काम करें, वहां पे रोजगार के सिलसिले में ही मार्च की अप्रैल की उनकी टिकट थी और टिकट नंबर से लेके पैन वो जितना भी PNR नंबर है वो हमें दिखाते हुए बताया कि युकम की टिकट जो उनके पास थी उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने 1 महीना पहले 17,000 रुपए की टिकट बुक कराई थी। लेकिन कल उन्हें फ़ोन आता है, बता दिया जाता है कि हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम है, युकम का आपको टिकट नहीं मिलेगी, आपको कहीं से
किया जाएगा और फिर आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। और रीशेड्यूल के हवाले से बताया जाता है कि आपको 35,000 रुपये अब नई टिकट के लिए देने पड़े। 17,000 आपने तकरीबन 17,000 दिए हैं, बाकी पैसे दीजिए तभी आपको टिकट दी जाएगी। ये नाइंसाफी है या ये लूट है, ये सवाल गो फर्स्ट जिससे आप कहा जाता है, पहले शायद इसे गोयर कहा जाता था, उससे पूछा जा सकता है। हमने श्रीनगर में उनके अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन नाम सुनते ही, मीडिया का नाम सुनते ही उन्होंने फ़ोन काटना शुरू कर दिए। और फिर उसके साथ साथ हमने कई और अहदेदारों से बात करने की कोशिश की, पता नहीं चल पाया कि इसका इलाज कौन करेगा। इससे पहले भी ऐसा हुआ है और आज भी ऐसा हुआ कि कश्मीर के नौजवान जिनका वहाँ पे रोज़गार था, वो वहाँ पे जॉब्स करते थे और रो रहे थे कि अगर वो सही टाइम पे नहीं पहुँचे तो उनकी प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाएगी, कहीं उन्हें नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो इस चीज़ को लेके वो हमारे पास ये पहुँचे थे, अपने सारे वो पेपर्स वगैरह जो टिकट्स वगैरह हैं, और गो एयर वाले जो गो फर्स्ट जो अब है वो बता रहे थे कि नया 35,000 रुपये के करीब और दे दो तब आपको रीशेड्यूल किया जाए। क्या ये कायदा है, कानून है? अगर ऐसा है नहीं है तो फिर ये मनमानी क्यों? और इनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो कहाँ की जाए? ज़रा पुलिस जो है हमारे श्रीनगर की IG विजय कुमार साहब इस मामले में बताएं, एक ट्वीट करें कि अगर कार्रवाई करनी है इन मामलात की, इस खुर्द-बुर्द किसे कहे तो किसके सामने करनी होगी, कहाँ पर करनी होगी, ये आवाम की जानकारी दी जाए। लेकिन आवाम की जानकारी के लिए पुलिस ने एक और ट्वीट भी किया है, और ये ट्वीट किया है ऑटो रिक्शा के हवाले से। और ऑटो रिक्शा के हवाले से पुलिस ने अपने ट्वीट में ऑटो ड्राइवरों को हिदायत दी है कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अंदर जो बैठे मुसाफिर हों रिक्शे में, उन्हें बाहर से देखा जा सके, क्योंकि पुलिस के ट्वीट के पुलिस को आइडिया है कि इन रिक्शों में जो जगह ढकी हुई है वह गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। और पुलिस के हवाले से, पुलिस ने इस हवाले से तमाम ऑटो रिक्शा मालिकान और ड्राइवरान से दरख्वास्त की है कि अंदर का जो इलाका है वहाँ जो देखने के जो मंजर है वो देखा जा सके, ताकि ट्वीट में लिखा है कि क्राइम जो है उसमें रुकावट आ जाए। ये पुलिस ने अपने ट्वीट में करते लिखा हुआ है। लेकिन हम ट्वीट के साथ साथ अपने तामीर और तरक्की का हाल अहवाल भी आपसे बताना, शेयर करना चाहेंगे। तामीर तरक्की का हाल अहवाल आपके सामने है। ये रमशू का पुल है जो दरियाई रमशू पर पिछले उम्र दराज ज़ेर तामीर है। ये तामीर मुकम्मल हो नहीं रही है। ये लोहा जो यहाँ पे पड़ा है कभी बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, अब जंग आलूदा है, और इस जंग आलूदा लोहा शायद अपनी उम्र यानी अपनी कैपेसिटी भी खो रहा है। इसको भी अब जब काम दोबारा लगाया जाएगा तो इसी जंग आलूदा लोहे को इस पर लगाया जाएगा, तो साफ जाहिर है जंग आलूदा लोहा लगाया जाएगा, जब इस पर काम होगा तो इसकी उम्र और भी कम होगी। और इस हवाले से मुकामी लोग बता रहे हैं कि सरकार दावे करती है, यहाँ विकास का बड़ा दावा किया जाता है, लेकिन वो विकास इस तरह से होता है। तस्वीर दरियाई रमशू के नाले पे बनने वाले इस पुल से जो कई इलाकों को जोड़ता भी है, और जब रमशू में पानी आता है तो इलाकों का तोड़ हो जाता है, जोड़ नहीं होता है। मुकामी लोग क्या कह रहे थे, हमारे साथी मुजम्मिल से बात करते हुए। नाले रमशू हुंद बड़ सहलाब सत कदल सोरे यर अत रोद न कहें। यह कदल सोन यह 4 तो 4 8 डिस्ट्रिक्टन रलावान, कोलगोम, पुलवोम, शुपियन तो इस्लामाबाद ओर योर बडगामिस, गांधरबलस, श्रीनगरस, कुपवारिस सारसी अत रलान। योर सिर्फ नाले रमशू कदल यमन रलान। यह गो 2014 मज यर, तम पत आई तम दह महबूबा जी हजरत। ये पुलवामा के दरियाई नाले रमशू पे बने पुल की कहानी। पुलवामा की एक और कहानी भी हमारे पास आ रही है। कहते हैं कि पुलवामा में फूड टेक्नोलॉजी पार्क भी बनाई गई थी। एक आइडिया है कि बड़ी करोड़ों रुपए की वहाँ सब्सिडी दी गई है, लेकिन उस फूड टेक्नोलॉजी पार्क पे काम नहीं हुआ है, ये भी बताया जाता है। और बहुत से लोगों ने हमें बताया कि LG साहब तक ये बात पहुँचाई जाए। LG साहब ने कई डिपार्टमेंट्स को एक्टिव किया है, उनके टाइट कर रखा है, नट बोल्ट टाइट किए हैं। तो ज़रा पुलवामा में जो फूड टेक्नोलॉजी पार्क है उसके हवाले से भी कुछ आदाद शुमार जमा कराए जाएं, पूछा जाए सब्सिडी कितनी ली और उस सब्सिडी लेने के बाद कितने प्लांट्स लगाए ताकि रोज़गार लोगों को मुहैया हो सकता, उस पर ज़रा बात की जाए। लेकिन ज़रा दूर का हाल अहवाल भी सुनाते हैं। हम आपको कलाकोट राजौरी का हाल अहवाल सुनाते हैं। वहाँ की सड़कों का क्या हाल है, तस्वीर आपके सामने। इलाके के लोग उस सड़क से गुजरते हैं जो सड़क शायद सरकार के कायदे और कानून में सड़क हो। अगर वाकई ऐसी ही सड़क होती है तो फिर इस रियासत का इससे और भला क्या हो सकता है। और मुकामी लोग भी क्या कहते हैं वो भी हम आपको सीधा ही सुनाते हैं। खुशी थी यहाँ की कि हमारी रोड बन जाएगी तो चलो, हमें मुआवजे का कोई हमने क्लेम ही नहीं किया,
लेकिन अब देखते देखते तो काफ़ी टाइम यहाँ निकल गया है, 7-8 साल हो गए हैं, तो इस पर आगे कोई मज़ीद काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमने इसको पंचायत का के साथ भी टेकअप किया, तो तब उसके वक्त सामने निकल के हमारा PWD डिपार्टमेंट आ गया कि ये रोड हमारी है, जिसकी वजह से पंचायत वाले भी इस पर काम नहीं कर सके हैं। जबकि आपने देखा भी होगा कि इससे आगे ये रजौरी का कलाकोट का इलाका, वहां की सड़क आपने देखी, बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही सड़कें होनी चाहिए ताकि दुनिया तरक्की कर सके, ये वहां के लोग कहते थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, मामले तो और भी थे, खबरें और भी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से सबसे हम अभी आपको नहीं दिखा सके। कुछ और खबरें हैं वो आपको अगले बुलेटिन में दिखाएंगे। फिलहाल आपको चलते चलते बताते चलें, आज सुबह शोपियां के इलाके में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई थी और बाद दोपहर उस नौजवान की, उस मैयत की, उस लाश की शिनाख्त हुई है। बताया जाता है कि शोपियां में मुश्तबा हालत में पाई गई लाश श्रीनगर के बुरजहामा के रहने वाले नौजवान की थी और इस हवाले से लाश को लवाकीन के हवाले सुपुर्द किया गया है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्पेशल, आज के जे के स्पेशल से बस इतना ही। दिल्ली स्टोरी आपको वापस लिए चलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।